आज है 3 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है मिस्टर वेतिवल गोपाल और मिस्टर मासी सधैया। ये इरोला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। इनकी जो एक संस्था है इरोला स्नेक कैचर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और मतलब इन्होंने देश विदेश में जाकर अपनी जो इनकी काबिलियत है सांप पकड़ने की उसको लोगों को बताया और मदद की लोगों की जो एंटी वेनम कलेक्ट करते हैं, उससे कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ। इरोला कम्युनिटी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। इरोला का मतलब होता है पीपल ऑफ डार्कनेस। ये तमिलनाडु के नॉर्थन पार्ट में और जो उससे केरला और कर्नाटका के इलाके लगते हैं वहाँ पर रहते हैं। इनकी जो इथनिसिटी ओरिजिनली ऑस्ट्रेलियन है, पर ये इंडिया में रहते हैं। और जो इनकी लैंग्वेज है इरोला लैंग्वेज, वो ड्रविडियन लैंग्वेज से काफ़ी मिलती जुलती है, जो कि तमिल और कन्नड़ा के बराबर है। मतलब वो भी सिमिलरिटी है उसमें, ठीक है। और ये जो अपने स्नेक कैचिंग के लिए जाना जाते हैं और चूहों को पकड़ते हैं और लेबरर की तरह काम करते हैं, ठीक है। इनकी जो एक्सपर्टीज़ है सांप पकड़ने में और उसकी जो वेनम निकालने में, वो लेजेंडरी है। ये इसी को ही लोगों ने कई जगह फैलाया, देश विदेश में भी जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, वहाँ पर जाके उनको इस चीज़ से अवगत कराया और वहाँ उनकी मदद की, ठीक है। इसीलिए इनके इस काम को रिकॉग्नाइज़ किया गया और इनको पद्मश्री दिया गया। जो ये संस्था है इरोला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर रेड सैंडर्स, जो चंदन की लकड़ी जिसको कहते हैं, ठीक है, वही है। ये ईस्टर्न घाट, जो आंध्र प्रदेश का ईस्टर्न घाट रीजन, वहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है और इसके लिए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है, रेड सॉइल भी चाहिए होता है, ठीक है। IUCN के रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है और अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में है। फिर बार हेडेड गूस, ये अभी तमिलनाडु के कुदानकुलम जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर देखा गया। IUCN के रेड लिस्ट में ये लीज कंसर्न है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान, यहाँ सब ये पाई जाती है। फिर एशियाटिक ब्लैक बियर, ये मतलब साउथ ईस्टर्न ईरान से म्यांमार तक के रीजन में पाई जाती है, जो फुटहिल्स वाले इलाके होते हैं। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। और IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। फिर है लुपस, ये ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम जो है अपने ही शरीर के टिश्यू और ऑर्गन्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। मेनली प्राइमरी ये किडनी में इफेक्ट करता है, लेकिन और भी जो हमारे शरीर के हिस्से हैं, स्किन, ब्लड वेसल, कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट, ब्रेन, इन सब ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। इसको ट्रीट करने के लिए इम्यूनोसप्रेशन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस करते हैं, उनकी एक्टिविटी को स्लो करते हैं, ठीक है। अभी एक केस आया ब्राज़ील में, जिसमें एक महिला ने करीब 2 फीट लंबे बच्चे को जन्म दिया और उसका वेट करीब 7.3 किलोग्राम है, ठीक है। ये केस है मैक्रोसोमिया का। एक डिसीज़ होती है एक तरह से एबनॉर्मल क्या कहते हैं ग्रोथ ऑफ बेबी। मैक्रोसोमिया ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लार्ज बॉडी, ठीक है। और इसके कई सारे कारण लिखे गए हैं कि जैसे जो मदर का बॉडी वेट है उसके कारण हो सकता है, मदर अगर डायबिटीज़ की पेशेंट है तो हो सकता है, ओल्ड एज में जो उनको प्रेगनेंसीज होती हैं या प्रेगनेंसीज ओवरड्यू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके कई सारे केसेस हैं। फिर नासा का जूनो प्रोब, ये जुपिटर नियर पोल ऑर्बिटर इसका नाम है, जूनो, ठीक है। ये जो जुपिटर के जो मून्स हैं उनको ऑर्बिट करेगा एक तरह से, उनको स्टडी करने के लिए। फिर है सर्किट ब्रेकर, ये स्टॉक मार्केट के केस में होता है। जैसे बहुत तेज़ी से अगर प्राइसेस गिर रही होती हैं किसी स्टॉक की या शेयर की, तो उसको हॉल्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लिमिट सेट की जाती है कि कितने शेयर से स्टॉक बेचे खरीदे जा सकते हैं एक दिन में, ठीक है। फिर एंजल टैक्स, ये एक तरह का इनकम टैक्स होता है जो अनलिस्टेड कंपनी पर तब लगता है जब वो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन के द्वारा कैपिटल रेज करती हैं, ठीक है। अगर उनका जो शेयर प्राइस, जो उन्होंने अपने शेयर का प्राइस रखा है, वो लगता है कि एक्सेस है फेयर मार्केट वैल्यू एवेल्युएशन में, तो उन पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। इस जो ये एक्सेस रियलाइजेशन होता है, ये यही तय करता है कि कितना टैक्स लगेगा, ठीक है। एंजल टैक्स उसी टर्म से है जैसे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स जो किसी नए स्टार्टअप में या कोई रिस्की जो नया बिजनेस है उसमें जब पैसा लगाते हैं, उनको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। और एंजल टैक्स लगाने के पीछे तर्क ये है कि जैसे कभी कभी होता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग या जो ब्लैक मनी को वाइट करने का प्रोसेस होता है, ये इन्हीं के थ्रू होता है, ठीक है। जो ये एंजल टैक्स है
ये उन इन्वेस्टमेंट में लगता था पहले जो हमारे रेजिडेंट करते थे, मतलब इंडियन रेजिडेंट जो भी करते थे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन ये अभी जो बजट में अनाउंस हुआ उसमें बताया गया कि कोई भी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट जो होगा जो उन रियल कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा होगा या एक्सेस में देखा जाएगा उस पर लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पशन भी दिए गए हैं कि जिन स्टार्टअप को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी, कुछ एक सेट क्राइटेरिया है, ठीक है, उनमें अगर कोई ऐसा उनको प्रॉफिट मिलता है तो वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया था कि वो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए कोई भी प्रावधान बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 1952 बनाया, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है ना, इसके सेक्शन 33(7) में लिखा है कि कोई भी पर्सन वो किसी दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही समय में इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन इसी में ही सेक्शन 70 है वो इस बात पे मतलब कह सकते हैं बैन लगाता है कि एक पर्सन जो है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर सकता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन में, ठीक है। तो मतलब अगर आप दो से लड़ते हैं और दोनों से जीतते हैं तो आप केवल एक को ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे, दोनों को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 1996 के पहले इसमें मतलब ये लिमिट नहीं थी। बाद पहले कितने भी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई इलेक्शन लड़ सकता था, ठीक है। कई बार तो लोगों ने 3-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा है, ठीक है। लेकिन 1996 में इसको अमेंड करके इसमें लिमिट सेट करके कि दो ही सीट से आप लड़ सकते हैं एक बार में। कोई भी कैंडिडेट अगर 2 सीट से जीतता है तो उसको एक सीट छोड़नी पड़ेगी, वो केवल एक ही सीट रिटेन कर सकता है, ठीक है। और जो सीट छोड़ी जाएगी उस पर फिर बाई इलेक्शन होता है उस सीट को भरने के लिए। जो सेक्शन 33(7) है, इसके लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय था राजा जॉन बंच वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस में। उसमें उन्होंने बताया कि जो आर्टिकल 101 है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि किसी को बार किया जाए या प्रोहिबिट किया जाए कि वो एक से ज़्यादा सीट पर नॉमिनेशन भर सके, ठीक है। और 101 जो है आर्टिकल 101 ये भी कहता है कि मतलब कोई भी पर्सन जो है वो दोनों हाउस का मेंबर नहीं हो सकता, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर नहीं हो सकता। और पार्लियामेंट को इसके लिए प्रोविजन बनाना चाहिए कि वो कैसे उसको वैकेट कर सकता है दूसरी सीट को जो भी वो छोड़ना चाहता है। फिर है प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको कैसे सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाएं, ठीक है। इसके लिए 15,000 करोड़ का बजट में एलोकेशन दिया गया कि अगले 3 सालों में इस पर काम होगा, ठीक है। और इसमें सप्तऋषि प्रायोरिटीज़ की बात की गई थी। सप्तऋषि में 7 प्रायोरिटीज़ हैं: इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स अपने यहाँ जो हैं वो जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसमें भी जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए उन्हीं को इस कैटेगरी में रखा गया है। अपने यहाँ 705 शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप्स हैं जिसमें से 75 को पीवीटीजीज में रखा गया है। ये 17 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में फैले हुए हैं, ठीक है। और एक क्राइटेरिया रखा गया कि कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन से ट्राइबल ग्रुप्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसमें पहली कंडीशन थी कि प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब उनकी जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो अभी पिछड़ी है, ठीक है। जैसे हम लोग गाँव में नॉर्मली देखते हैं कि ट्रैक्टर वगैरह यूज़ हो रहा है तो वो उसका भी इस्तेमाल नहीं करते एक तरह से, ठीक है। और उनमें जो क्या कहते हैं साक्षरता है उसका बहुत कम दर है। और उनके जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है प्लस उनकी जो पॉपुलेशन है वो गिर रही है, रुकी है या गिर रही है, ठीक है। 1975 में ये इनिशिएटिव किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए एक अलग कैटेगरी रखी जाए। उस समय 52 ट्राइबल ग्रुप्स को इसमें आइडेंटिफाई किया गया था। बाद में 1993 में 23 और जोड़े गए थे, ठीक है। फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसका अनाउंसमेंट किया गया था अभी बजट में। इसमें बताया गया कि जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट किया जाएगा इस फंड के द्वारा, ठीक है। इसको मैनेज करेगी नेशनल हाउसिंग बैंक। और ये जो हमारे यहाँ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसी की लाइन पर, उसी के तर्ज पर है। और ये जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट, कि वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँ अपने अपने जो भी उनके एरियाज़ हैं। फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये 1995-96 बनाया गया था, जो उस समय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको फाइनेंस करने के लिए, ठीक है। इसको मेंटेन करती है नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन आता था वो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक से आता था
और जो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो कॉर्पोरेशंस होती हैं वो इससे लोन ले सकती हैं, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।